नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज हम इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती में सम्मिलित व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रखा गया है और आज इसकी ज़रूरत भी है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर अपना करियर बनाने में, व्यक्तिमत्व बनाने में उपयोगी साबित होगा। इस उद्देश्य से लेखक ने कहा है कि प्रस्तुत पाठ को पढ़कर छात्र प्रेरणा लेंगे और जहाँ जहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे। इस आशा के उद्देश्य से डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने पाठ लिखा है, हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं। इस पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का थोड़ा सा परिचय भी हम करा लेंगे, उनकी क्या विशेषता हैं यह भी देखेंगे। तो चलिए, दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को कोरिया जिले में, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, यहाँ पर हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। आप एक कवि, कथाकार, अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्य आकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपके भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता आदि कहानी संग्रह लिखे हैं। आपका काला सूरज, भगदड़, बादल राग आदि उपन्यास बहुचर्चित रहे हैं। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह आपने लिखे हैं। और इतना ही नहीं, अनेक मराठी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। यहाँ पर दिया गया जो पाठ है वह पाठ लेखक का एक प्रकार का भाषण है। उस भाषण में से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। जो भाषण जनमानस को अपने ही विचारों से अवगत कराना, यह उद्देश्य रहा है। भाषण करना एक कला है,
इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। इस प्रकार के भाषणों के द्वारा ही कुछ महान लोगों ने अपना प्रभाव देश विदेशों में जमाया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन महापुरुषों के भाषण हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर दिया गया पाठ कुछ ऐसा ही है। तो इस पाठ में जो भाषण का छोटा सा संकलित रूप दिया है, हिंदी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि आजकल रोजगार की बढ़ती संभावनाएं, जिसके बारे में उन्होंने अपने विचार इस भाषण के द्वारा प्रकट किए हैं। हिंदी में रोजगार की बढ़ती संभावनाएं, इसका मूल उद्देश्य है कि अपने विचारों को लोगों के सामने रखना। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने, लेखक ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। शुरुआत में ही वे कहते हैं कि मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीख कर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो सुनिए, आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप में भी वह सफल बन सकता है। आप में अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न निर्माण हो गए होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं? हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या उसका विशेष अध्ययन कर हम किसी भी क्षेत्र में रोजगार पा सकते हैं, ऐसा विश्वास लेखक ने इस भाषण के द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाओं को लिए हुए हैं। हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपनाया है। क्या कहते हैं? देखिए, लेखक इसी हिंदी ने जनभाषा का रूप धारण किया है, संपर्क भाषा का रूप धारण किया है, विज्ञापन भाषा का रूप धारण किया है। मीडिया में तो हिंदी ही अपना प्रभाव जमा चुकी है। इसलिए हमें हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेष जानकारी का परिचय होना आवश्यक है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषता
एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। यही हिंदी हमें देश में ही नहीं विदेशों में भी परिचय अपना करा देती है। विद्यार्थी मित्रों, जब हम महाराष्ट्र में रहकर मातृभाषा मराठी पढ़ते रहेंगे, टूटी फूटी अंग्रेजी जानकर थोड़ा सा गर्व अभिमान महसूस करेंगे, पर जब हम मराठी भाषा को लेकर कर्नाटक में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, केरल जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, तो वहाँ पर उन लोगों से संवाद कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी मराठी वे समझ नहीं पाते। उनकी द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हम समझ नहीं पाते। इसलिए आज हिंदी को लेकर यहाँ हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ संवाद हमारा स्थापित हो जाएगा। हम एक दूसरे के विचार हिंदी के द्वारा एक दूसरे के सामने रख पाएंगे। यह लेखक का संदेश यहाँ पर रहा है। इसलिए हिंदी को जनभाषा कहा गया है, संपर्क भाषा कहा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि आजकल दुनिया में वैश्वीकरण के दौर में दुनिया ने प्रवेश कर लिया है, जागतिकीकरण निर्माण हो गया है। इस जागतिकीकरण के बाजार में जो कुछ बाजार और व्यवसाय देश ने एक दूसरे की सीमाएं लांघ ली है, अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उस व्यापारी को उस देश की स्थानीय जो कुछ भाषा होती है, इस भाषा को सीखना, उसे अवगत कराना आवश्यक होता है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। भारत देश में भी अलग अलग कंपनियां हैं। ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो कारखानों में उत्पादित माल होता है, इस माल को दूसरे देशों में बेचने के लिए, स्थानीय देशों में बेचने के लिए हिंदी का सहारा ले सकते हैं, हिंदी का उपयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण आज इसी हिंदी का प्रयोग अलग अलग कार्यालयों में हो रहा है। हिंदी एक राजभाषा है, इसलिए भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, इन मंत्रालयों में, संसद भवनों में या सरकार के द्वारा निर्माण की गई जो अलग अलग सरकारी कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने की अपेक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य हो गया है तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारण लक्ष्य दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, भारत सरकार के जो भी कुछ सरकारी कार्यालय हैं, इन सरकारी कार्यालयों में जैसे पोस्ट का दफ्तर है, पोस्ट का ऑफिस है, पोस्ट का जो कार्यालय है,
रेल का जो कार्यालय है आदि जगहों पर हिंदी का ही बोलबाला रहा है, हिंदी में ही पत्राचार किया जाता है, हिंदी में ही वहाँ पर संवाद स्थापित किया जाता है। तो अगर आपको हिंदी पढ़कर वहाँ जाना है तो निश्चित तौर पर उसके द्वारा आपका करियर, आपका व्यक्तिमत्व उज्जवल बन सकता है। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस तरह हिंदी के अधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को भी महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी आवश्यक हो गई है। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवादों की मांग भी बढ़ रही है। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती जा रही हैं। 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी की भी नियुक्ति होने लगी है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक आदि जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने अनेक प्रकार की संभावनाओं के रूप उभर कर आने लगे हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग का गठन भी किया गया है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी को सुनियोजित रूप से प्रयोग में लाने के लिए गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जिससे प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण, निगरानी के लिए कर्मचारियों की भी नियुक्ति आज होने लगी है। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों में आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और इसकी मांग पूरी भी करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर दिया गया यह पाठ प्रयोजनमूलक ही पाठ है, जिसे हम व्यवहारिक हिंदी कह सकते हैं। जब काम का प्रारंभ प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ने लगते हैं। जब कोई मनुष्य, जब कोई कार्य आरंभ करता है, चाहे वह किसी भी दिशा का हो, जब वो कार्य करने लगता है तो सबसे पहले उसके सामने अनेक ऐसे उद्देश्य, लक्ष्य दिखाई देते हैं कि जिसके माध्यम से उसके द्वारा कई विद्यार्थियों को, छात्रों को रोजगार प्राप्त हो जा सकता है।
अब विज्ञापनों को ही देखिए तो हिंदी से यह विज्ञापन सारा बोर हैं, तरबतर हैं। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण है। आज रेडियो हो, टेलीविज़न हो या दूरदर्शन हो, इस दूरदर्शन के अनेक चैनल हो, इन सभी चैनलों पर जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं वे सभी हिंदी से सराबोर होते हैं और हिंदी का प्रभाव प्रचार उससे बढ़ता जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मुद्रण मीडिया है, उसमें भी हिंदी विज्ञापनों की ही भरमार आपको देखने के लिए मिलती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की चीज़ की जाहिरात या विज्ञापन करना है तो वह हिंदी में ही की जाती है। इसी हिंदी के प्रभाव से उन चीज़ों की ओर हम आकर्षित होते हैं। इसलिए हिंदी का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास भी करते हैं या उन विज्ञापनों को हमारे जीवन के साथ हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए, सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों पर, वाहनों या सार्वजनिक स्थानों पर विविध जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उन विविध कार्यक्रमों में जहाँ पर खेल का आयोजन किया जाता है, उस खेल आयोजनों में आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता हिंदी के द्वारा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर जो कुछ होते हैं, वे कॉपीराइटर आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की मांग बढ़ती जा रही है। मतलब उसकी जो कॉपीराइट की जाती है, उस कॉपीराइट में कॉपीराइटरों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे इस क्षेत्र में अन्य लोगों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, बस इतना सा विज्ञापन दिया जाता है तो हमारे सामने सीधे बजाज गाड़ी आ जाती है कि इस बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर का नाम सुनते ही हम बजाज गाड़ी खरीदने के लिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं कि ए दिल मांगे मोर, जब इस प्रकार का विज्ञापन आता है तो इस दिल मांगे मोर के साथ साथ हमारे सामने पेप्सी की वह बोतल खड़ी रह जाती है। सीधे इस विज्ञापन को पढ़कर हम बोतल पीते हुए भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम, यह जो विज्ञापन दिया जाता है, इस विज्ञापन की ओर छोटे छोटे बच्चे आकर्षित होते हैं और जैसे ही बच्चों को यह विज्ञापन लुभाता है तो बच्चे वह मैंगो चॉकलेट लाने के लिए दौड़ते हैं। अगर उसे मैंगो चॉकलेट नहीं दिया जाता तो वह रोने लगता है। इतना प्रभाव हिंदी के द्वारा विज्ञापनों पर पड़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, लेखक विज्ञापन के इस युग में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सीधे ठंडा मतलब इतना ही लेखक उच्चारते हैं तो सीधे विद्यार्थी जवाब देते हैं कि कोको कोला के विज्ञापन के लिए, जाहिरात के लिए सिर्फ ठंडा मतलब कहा जाता है और वह बोतल दिखाई जाती है, जोश दिखाया जाता है, उत्साह दिखाया जाता है। उसी तरह का उत्साह पाने के लिए विद्यार्थी, युवक या हम सभी उस कोको कोला को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
उसके साथ साथ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी जब यह विज्ञापन आता है, जो टीवी पर आता है, रेडियो पर आता है, अनेक चैनलों पर आता है, जब इस प्रकार का विज्ञापन सुनने के लिए मिलता है तो उस विज्ञापन को सुनकर हम हमारा आयुर्बीमा निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। LIC जिसे हम कहते हैं, वे लेने का प्रयास करते हैं। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। यदि आपने उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात 1 या 2 लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यह लेखक का समझाना उद्देश्य रहा है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहीं पर रुकने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर इस व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत अगर आपको उज्जवल भविष्य बनाना है तो आज से ही आप हिंदी को अपनाना शुरू कीजिए, उसमें पारंगत होने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आप इसके द्वारा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। इस प्रकार से लेखक का यह संदेश रहा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आपने हिंदी के महत्व को समझा होगा। अगर थोड़ी कठिनाई आई तो फिर से इसे दोबारा आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।